तो ये हमारे रियल नंबर्स की चैप्टर 1 की सेकंड क्लास है, जिसमें वी टॉक अबाउट रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर हमारे पास बनते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, प्राइम कॉम्पोजिट हमें पता है ना कौन से नंबर्स है, मैंने लिखवाए थे आपको, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट्स, राइट। वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, राइट। अब आते हैं, अब हम करेंगे फर्दर एचसीएफ एंड एलसीएम। हाउ टू फाइंड एचसीएफ, हाउ टू फाइंड एलसीएम। पहले ना आपका एचसीएफ का जो टॉपिक था, इट वाज अंडर यूक्लिड्स लेमा कहते थे उसको, पर वो डिलीट हो चुका है। तो सिर्फ हमारे पास एचसीएफ के क्वेश्चंस होंगे, राइट, और एलसीएम जो है उनके क्वेश्चंस होंगे। और एलसीएम में आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो पहले तो हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना कैसे है, पहले हम वो देखेंगे, हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, जैसे कि आपको नंबर दिया है, एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ, इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। फैक्टर कहाँ है, इसका मतलब जो भी हमें गिवन नंबर्स होंगे, एचसीएफ उन्हें डिवाइड करता है। ठीक है, एचसीएफ मतलब एचसीएफ विल डिवाइड द गिवन नंबर्स। जो भी मुझे ग्रुप में नंबर्स दिए हैं, हमारा एचसीएफ डिवाइजर में आएगा हमेशा, और वो डिवाइजर रिमाइंडर 0 देता है। ठीक है, तो एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स द गिवन नंबर। एचसीएफ इज अ फैक्टर, जो मैं बता रही हूँ फैक्टर है, डिवाइड करेगा। ये चीजें आपको स्टेटमेंट क्वेश्चंस है ना, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में सॉल्व हेल्प करेगी सॉल्व करना। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना कैसे है, लिख लेना, एचसीएफ विल ऑलवेज डिवाइड, डिवाइड करता है। ठीक है, अब हमारे पास नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना है एच सी एफ ऑफ 135 एंड 225। द फर्स्ट इज टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। 135 के प्राइम फैक्टर्स निकाले और 225 के प्राइम फैक्टर्स निकाले। इसको 5 से डिवाइड किया, 4 7 2 7, 5 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 227। फिर 3 से किया 9, फिर 3 से किया 3। सो 135 इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ऐसे 225 करेंगे, 5 45, देन अगेन 5 9 3 3, तो 225 हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने कॉमन फैक्टर्स हैं उनको लिखेंगे। दोनों में 3 कॉमन है, एक बार लिख दिया, फिर 3 कॉमन है, एक बार लिख दिया, और फिर 5 कॉमन है। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 9 5 40। एचसीएफ इज द हाइएस्ट नंबर दैट विल डिवाइड बोथ। इनके कॉमन फैक्टर्स तो देखो बहुत है। अगर आप इनके कॉमन फैक्टर्स की लिस्ट बनाते हो ना, तो दोनों नंबर्स को 1 भी डिवाइड कर रहा है, दोनों नंबर्स को 3 डिवाइड करता है, दोनों को 5 कर रहा है, दोनों को 9 भी कर रहा है, दोनों को 15 भी कर रहा है। ठीक है, एंड दोनों नंबर्स को इफ आई से, दोनों नंबर्स को 40, सॉरी 75 तो नहीं होगा, 1 3 5 9 15 आ गया। उसके बाद वी हैव 5 3 15, 9 5 40। वी हैव सो मेनी कॉमन फैक्टर्स, बट इनमें सब में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 45, एंड दैट इज योर एच। ठीक है, तो आपको एक नंबर देती हूँ, उनका एचसीएफ निकालो। बस एचसीएफ का इतना ही क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमें बस निकालना आना चाहिए। मान लो 867 एंड कहा जा रहा है 255, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है।
51। आपने 867 को फैक्टराइज किया, क्या आता है? 3 into 17। ठीक है। और 255 को किया होगा तो 3 into 17 into 5। कॉमन फैक्टर्स में 3 है और 17 है, तो HCF होता है हमारे पास 51। अच्छा, HCF निकालने का ना पहले एक मेथड सिखाते थे, वो था डिवीजन मेथड। सिर्फ सिखा रही हूँ, बहुत कम होगा यूज होता है। कभी अटक जाओ, नहीं HCF निकालना आ रहा, दो नंबर्स हमारे पास ऐसे आगे, फैक्टर्स भी पता नहीं लग रहे हैं किसी भी नंबर के, तो आपने HCF निकालने के लिए क्या करना होता है? चाहे दो हो चाहे तीन हो, हमेशा हम कर सकते हैं। किन्हीं भी दो नंबर्स को उठा लो, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 से या 3 से? 3 से चला जाएगा आराम से, है ना। 3 से इट वुड बी 55, तो 65 हो गया और 7 ये आ जाएगा, माइनस करेंगे तो, है ना। तो ये 201 ये आ गया। फिर इसके बाद क्या करना है? जो हमारा पिछला डिवाइजर है वो एज डिविडेंड आ जाएगा, 255 यहां लिख दें। सो नाउ 2s आर 204, क्या बना? 51। अब जो ये डिवाइजर है ये यहां आ जाएगा, ये तब तक करते रहना है, रिमाइंडर बन गया डिवाइजर, और जो पिछला डिवाइजर है वो बन गया डिविडेंड। ये तब तक चलते जाएंगे जब तक मेरे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो जो जहां पर रिमाइंडर 0 आ गया ना, वहां वाला डिवाइजर इज द हाईएस्ट कॉमन। ठीक है, ये सब डिवीजन प्रोसेस है, पहले होता था अब नहीं है सिलेबस में, तो फिलहाल सिर्फ याद रख लेना। अब इसके बाद आते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। तो एलसीएम के लिए ना पहले हमें करना होता है, लिखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, ये थ्योरम पेपर में भी है, और एक बार ऐसा हुआ था किसी स्कूल के पेपर में ना, इसको कहा था स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये क्या कहती है? इसने कहा है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, लिखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज, आपके बुक में दिया होगा थ्योरम 1.2 करके, दैट एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी factorized as a product of primes, and this prime factorization is unique. Prime factorization is unique except the order in which the prime factors occur. कहते हैं हर एक कॉम्पोजिट नंबर को ना आप प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो, है ना। और जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके लिए यूनिक है। मान लो मैंने 36 लिखा, तो ये 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर ही होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई और 5 है, कोई और फैक्टराइज करेगा कहीं और जाकर तो एक 5 उसके पास आ जाएगा, या वो लिखेगा नहीं तो 3 क्यूब आया। मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ पर भी ये निकालूंगी, आप घर जाके सॉल्व करोगे तब भी आपके पास 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर आएगा, है ना। रिफ्रेन फ्रॉम राइटिंग, मैंने 5 रेज टू पावर 0 लिख दिया, वो तो मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, ऐसा नहीं है। 5 रेज टू पावर 0 का मतलब है कि 5 बिल्कुल भी नहीं है इस नंबर, तो वो जितना मर्जी आप लिखो। ठीक है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिखा, तो दैट मीन्स अगर कोई बच्चा आप 36 को आप फैक्टराइज करके लिख दो ऐसे, तो क्या मैं उससे गलत कर सकती हूँ? लिखने का वे चाहे मुझे पता है कि ऑर्डर में 2 होना चाहिए 3। लास्ट क्वेश्चन में ही जब मैंने आपके साथ ये नंबर लिखा था, विच वॉज 867, मैंने कहा 3 या 255 लिखा, तो मैंने कहा एक 3 आया होगा, फिर 17 आया होगा, फिर 5, या आपने लिखा 3 into 5 into 17, हमारी बात तो सेम हो रही है। तो इसका मतलब ऑर्डर जिसमें हमने प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइम फैक्टर्स 3 को एक बार लिखा, 17 को एक बार लिखा, 5 को एक बार लिखा, वो इंपॉर्टेंट। मतलब 255 में 3 एक बार आएगा, 17 एक बार आएगा, 5 एक बार। This is what I'm trying to say. This is what fundamental theorem of arithmetic says, that every prime number can be expressed, can be factorized as product of primes, और ये factorization हमेशा यूनिक रहेगी।
और यही हमारा बेसिस बनाती है टू फाइंड एलसीएम ऑफ अ नंबर। ठीक है, कि हमारे पास हर एक में फैक्टराइजेशन यूनिक है और इसी के बेसिस पर वी फाइंड द एलसीएम। अब आते हैं, सबसे पहले तो आप बनाओ फैक्टर ट्री। कभी कभी ना इस पे केस स्टडी आ जाती है टू फाइंड द फैक्टर ट्री। जैसे कि हमारे पास नंबर है 32760। इतना लेट क्यों? 32760 फैक्टर ट्री बना रहे हैं। हमारा टेस्ट पहले से ठीक है पर फिर भी गलतियां कर रहे हो क्यों? एक तो संडे को आना शुरू कर मेरे पास तुझे। चलो कोई बात नहीं, देख मैं तो ये समझूंगी कल तुम्हें आना है 11:30 बजे, 9th की क्लास होगी, तो यू हैव टू कम हियर। लीनियर इक्वेशंस थोड़ा बहुत, वो एक दो क्वेश्चंस तो मैं बैठकर अपने सामने करवाऊंगी, देखूंगी तुम कहाँ गलती कर रहे हो। देख क्लास के बिना तेरे को आना पड़ेगा। तो 2-3 संडेज देखते हैं, शायद लगाएं। कल तुम भी आ रही हो संडे को लीनियर इक्वेशंस की प्रैक्टिस करनी, ठीक है? प्लस पॉलिनोमियल्स का यही टेस्ट दोबारा से मेरे सामने बैठ के करना, ठीक है? तो इसका फैक्टर ट्री क्या होता है, लिखो इसको। 32760 है ना। फैक्टर ट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसका एक प्राइम फैक्टर कोई भी लिख लो। जैसे सबसे इजी मुझे 2 दिख रहा है, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। तो बाकी क्या बचा? 1638। अब इसको फिर से हमने फैक्टराइज कर दिया, फिर 2 दिख रहा है, 8190। ठीक है, अब 8190 को फिर से फैक्टराइज कर दिया। तो ऐसे करते करते ना आपकी बुक में बना होगा, ओपन योर बुक्स, ये ना फैक्टर ट्री बना होगा और इस पे केस स्टडी भी आती है। दिस इज पेज नंबर 2, जहां पे ना ये पूरा आपको फैक्टर ट्री दिख जाएगा। 32760, फिर 2 into 16380, 2 into 8190, 2 into 4095, 3 into 1365, 3 into 455, 5 into 91, 7 into 13। और फिर जितने हमारे पास फैक्टर्स आए ना, प्राइम फैक्टर्स, उतनों को हमने लिख लिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसके पास आया है 2, और फिर आया 4095। 4095 को हमने लिखा 3 and 1365। इसको मैंने फर्दर लिखा, छोटा कर लेती हूँ इसको, ठीक है? तो 1365 को आई फर्दर राइट इट एज 5 and 455। 455 को लिख रहे हैं 5 and 91। 91 को 13 and 7। अब 13 7 लिखा, 7 13 लिखा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां मैं फिलहाल अगर इसको 5 से भी स्टार्ट करती तो वो भी चल जाता। आपने सारे प्राइम फैक्टर्स जो है ना, उन सबको इकट्ठा कर लिया। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32760। 2 cube, 3 into 5 square into 7 into 13। क्लियर हो गया? बुक में दिया हुआ है, दिस इज फैक्टर ट्री होता है इसको बोलते हैं। इसकी केस स्टडी बनकर भी आई हुई है। होगा क्या, यहाँ पर ये नंबर मिसिंग रख देंगे, यहाँ पे ये नंबर नहीं लिखा हुआ, यहाँ ये फैक्टर नहीं लिखा हुआ, तो आपको वो मिसिंग ABCD लिख दिया वहां पर। आपको बताना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, हाउ मेनी टाइम्स हैव 3 अकर्ड, हाउ मेनी टाइम्स हैव 7 अकर्ड, वो सब लिखना है, ठीक है? 5 2 बार है? नहीं, 2 बार है। अच्छा, बुक में 5 एक बार है, मैंने 2 बार लिख दिया। 455, 5 और 9, यानी यहाँ पे 3। ठीक है, 3 square 5। ठीक हो गया इतना? दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब होगा क्या, अब हम करते हैं कुछ चीजें जो हमने इकट्ठे पढ़नी है अबाउट HCF एंड LCM। ठीक है, जैसे कि आपका एक्सरसाइज 1.1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो आराम से। उसने कहा है एक्सरसाइज 1.1 में 140, 156 ये सारे नंबर्स हैं, इनके प्राइम फैक्टर्स बना लो। ठीक है, तो ये तो कर सकते हो घर पर आराम से बैठ के करेंगे हम, है ना? कोई जरूरी नहीं है। अब आते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जल्दी से चैप्टर खत्म करके ना तुम्हारे सिलेबस वाले तरफ चलें और उसके बाद रिविजन हमें करवाओ अच्छे से। फर्स्ट 4 आने हैं ना, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पर कोऑर्डिनेट आना, तुम्हें कोऑर्डिनेट में करवा दूँ, कोऑर्डिनेट करवाना मुश्किल नहीं है, ठीक है? फर्स्ट 4 आने तो तुम्हारा AP इस बारी दिमाग चला बच्चों का तुम्हारे वाले स्कूल में। पिछली बार उन्होंने AP दिया था, और हुआ क्या था कि वो कनिष्का थी, उसका AP उसने बहुत ही उड़ते हुए वे में से क्या लिया था, और जब मैंने दोबारा AP करवाया वो पूरी एब्सेंट हो गई कि वह नहीं आई। उसका AP एंड तक वो लटकती रही कि मैम AP नहीं आता, AP नहीं आता। क्यों नहीं? बहुत अच्छा है।
हम क्या उसमें वो से बनाते रहते हैं क्या? पैटर्न से। हाँ, तो वही पैटर्न है, उसी से तुम्हें बनानी है। मतलब तुम्हें लीनियर इक्वेशंस में इक्वेशंस दी हुई है, तुम सॉल्व कर रहे हो। एपी में तुम्हें इक्वेशन भी खुद ही फॉर्म करनी है। ठीक है, अच्छी चीज है। पैटर्न फॉर्म करते हैं ना, इसी से तुम्हारी सारी आई थिंक प्रोग्रामिंग जो ये होती है ना, जब ये जो प्लेसेस हुई है कि ये देख इस पॉइंट के बाद यहाँ बॉक्स बना है तो ये यहाँ ही बनेगा, ये इसके पीछे का क्या होगा, सॉफ्टवेयर ये भी बनी होगी ना। तो वो अजीब सी पैटर्न्स ना, इसके पीछे का दिमाग है। ठीक है। आपकी टेंथ तक की मैथ्स ना, इट्स एक्चुअली, जब मैं अब 11th दोबारा से शुरू करी हूँ, मुझे लग रहा है टेंथ तक की मैथ्स ना आपकी है रियल वर्ल्ड, जो तुम्हारे रियल वर्ल्ड में काम आने वाली चीजें हैं, कि पैटर्न बनता है, डिविडेंड मिल रहे हैं, जो इंटरेस्ट मिल रहा है, या हमारा परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, पिछले मार्क्स में इंप्रूवमेंट है कि नहीं है। उसके लिए आप इंक्रीजेस को देखते हो कि नहीं, पिछली बार 40 था, 80 में से 40 मार्क्स आए हैं, 30 में से 15 आया, तो मतलब कोई इंप्रूवमेंट नहीं है ना। आप ये नहीं कहोगे नहीं नहीं 80 में से तो 40 आ गए, बढ़ गए मार्क्स, है ना। तो हम रिलेटिवली देखते हैं। तो वही चीज आपकी रियल वर्ल्ड मैथ्स है। आपकी जो 11th और 12th की मैथ्स शुरू होती है ना, वो चीजों के पीछे वाली मैथ्स है, कि तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर बना है इसके पीछे का क्या चल रहा है। हाउ डोज दैट दोज एयरप्लेन्स ऑपरेट, कोई तार नहीं लगी हुई है, हाउ योर सेल फोन्स ऑपरेट, हाउ डू थिंक दे ऑपरेट, ब्लूटूथ कैसे चल रहा है। आप जिससे कनेक्ट करते हो उसी से कनेक्ट हो रहा है ना। दे माइट गिव यू डिफरेंट ऑप्शंस, बट जिससे आपने कनेक्ट करना है वही से कनेक्ट करोगे। आपने फोन नंबर एक अलग नंबर लिख दिया तो आपका फोन नंबर उसको होगा ही नहीं, एक ही नंबर गलत लिखा है, डिजिट एक ही गलत हुआ है, पर वो हाँ कहीं और नंबर मिल गया और डज नॉट एग्जिस्ट, यही आता है ना। तो व्हाट इज द ब्रेन बिहाइंड ऑल दोज थिंग्स। तो प्राइम फैक्टर्स, अभी मैंने देखा था कि प्राइम फैक्टर्स कहाँ काम आते हैं, इंक्रिप्शन प्रोसेस में प्राइम फैक्टर्स बहुत काम करते हैं। एंड देर इज नो सच वे, जो अभी तक तो जितना मैंने पढ़ा है वो यही है, कि देर इज नो सच फॉर्मूला टू डिटर्मिन वेदर द गिवन नंबर, जितना मर्जी बड़ा नंबर कर लो, इनका ऑर्डर क्या है, किस पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं नंबर्स, कि अब ये प्राइम आएगा नहीं आएगा नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 3 के बाद 4 लिखा, तो अब 5 लिख रही हूँ तो प्राइम आ गया, बट आई नो कि इसके बाद 6 लिखूंगी वो प्राइम होगा कि नहीं। ऐसा कोई रूल नहीं है अभी तक, कि इफ आई राइट अ 9 8 9 7 6 4 3, मुझे नहीं पता ये प्राइम है कि नहीं है। मान लो मैंने एस्टैब्लिश कर दिया कि ये प्राइम नहीं है, ठीक है, ये कॉम्पोजिट है, तो इसके बाद अगर मैं कोई और 9 8 9 7 6 4 7 लिख रही हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आई नो 4 भी प्राइम होगा, 5 भी होगा, और अंदर 6 आएगा तो वो भी कॉम्पोजिट में ही आएगा, तो ये प्राइम है कि नहीं है। ठीक है ना। तो देर इज नो वे टू स्टैब्लिश। चलो अलग आते हैं, अब आते हैं हमारे एच सी एफ एलसीएम, जो हमारा सबसे सिंपल सा रूल है, कि जब भी आपने एच सी एफ निकाला और फिर एलसीएम निकाला, एलसीएम के लिए ना आप ये भी करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा है 92 एंड 510 का एलसीएम निकालो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने 92 को फैक्टराइज किया, 510 को फैक्टराइज किया, तो ये लिखोगे 2 जा 46, फिर 2 23 और 23 20। ठीक है, यहां लिखोगे 2 2 5 5, राइट। फिर लिखेंगे 5 से गया या 3 से गया, तो ये हो जाएगा 85, फिर 5 देन 70। तो अब 92 को मैं लिख रही हूँ 2 इंटू 2 इंटू 23, जिससे कहते हैं 2 स्क्वायर इंटू 23। 510 में हम लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम निकालना है ना, इंटू 70। एलसीएम निकालने का मतलब है कि आई राइट ऑल द फैक्टर्स, जितने भी मुझे प्राइम नंबर दिख रहे हैं ना वो सब लिखूंगी। 2 दिख रहा है ना, और 2 यहां पर एक बारी है, यहां पे 2 बारी है, तो इसका मतलब आई विल राइट द हाईएस्ट पावर। तो यही सारे रूल्स अब मैं समेशन करके लिखाऊंगी आप, एचसीएफ के भी और एलसीएम के भी। ठीक होगी बात ये। तो 2 स्क्वायर, फिर 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 1, फिर 17 और फिर 23, ये हमारा एलसीएम। ठीक है। ठीक है, तो लिखेंगे एचसीएफ, लिख लो, ऑफ गिवन नंबर्स विल ऑलवेज डिवाइड द गिवन नंबर। मैं आपको बोल रही हूँ 15 और 21 का एचसीएफ निकालो, आप मेरे सामने 5 बोल रहे हो, कोई बच्चा ऐसे रैंडमली बोले 5, तो मुझे बिना कैलकुलेशन किए पता लग जाएगा कि वो गलत बोल रहा है। ठीक है, मैंने आपको नंबर दिया 153 और दिया 121, मैं बोलती हूँ इसका एचसीएफ निकालो, कौन सा नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा, कोई रैंडमली मुझे बोलता है मैम 11, तो मुझे पता है कि 11 इसको तो डिवाइड कर रहा है, इसको नहीं कर रहा।
तो इसका मतलब इसका आंसर 11 तो नहीं है, क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन 11 तो नहीं हो सकता। तो एचसीएफ को हमेशा गिवन नंबर्स को डिवाइड करना ही करना है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, एचसीएफ इज द हाईएस्ट फैक्टर, ठीक है। एचसीएफ हाईएस्ट ऐसा नंबर है, इज द हाईएस्ट अमंग ऑल द फैक्टर्स, जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं, अमंग ऑल कॉमन फैक्टर्स। समझ में आ गया ना, मैंने आपको बताया भी था जैसे हमने किया था फॉर नंबर्स 860, 135 एंड 225। मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी लिखवा देती हूँ, ठीक है। मैं आपको क्या बोल, पता क्या, ये असर्शन रीजनिंग में या फिर केस स्टडीज में ऐसी चीजें आई हुई हैं। हाईएस्ट अमंग ऑल द कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट फैक्टर होता है जैसे 135 और 225। 135 को हमने लिखा था 3 × 3 × 135, सो 9 और 15 होता है, तो 3 × 5, ठीक है। और 225 होता है 3 × 3 × 5 × 5। इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालो ना, कौन कौन से टेबल में आते हैं। तो 1 के टेबल में आएंगे, 3 के टेबल में आएंगे, 5 के टेबल में आएंगे, 9 के टेबल में भी आएंगे। देन नेक्स्ट 15 में भी आते हैं, 15 15 जा, 15 9 जा, ठीक है। और उसके बाद 45 के टेबल में आएंगे। तो इतने कॉमन फैक्टर्स हैं इनके पास, लेकिन हाईएस्ट कौन सा है, सिर्फ एक 45। और 45 से बड़ा कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। हाईएस्ट मतलब मैंने निकाल लिया, ये नहीं कि उसके बाद ही एक और नंबर आ गया वो बड़ा है, नहीं वो एचसीएफ नहीं है, ये वाला है, नहीं वही एचसीएफ होगा जो सबसे बड़ा है। विल ऑलवेज इज द हाईएस्ट अमंग ऑल द कॉमन फैक्टर्स। नेक्स्ट लिखो जो जरूरी चीज है, एचसीएफ इज ईदर लेस देन और इक्वल टू। जो ये चीज बता रही हूं ना, ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्प करेगी। इज आइदर लेस देन और इक्वल टू ऑल द equal to the lowest number in the given numbers। मतलब मान लो मुझे 135, 225 और 300, 300 नहीं होगा, 375 लिख लेते हैं, ठीक है। इनका एचसीएफ निकालने को कहा जाएगा। तो जो इनका एचसीएफ है या तो 135 होगा या 135 से छोटा, 135 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। इन तीनों में सबसे छोटा ये नंबर है, तो एचसीएफ 135 से छोटा है या उससे उसके इक्वल है, ठीक है। 3 9 और 6 इनका एचसीएफ क्या है, 3। तीनों को 3 डिवाइड करता है, ठीक है। या फिर अगर अब मैं बात करती हूं 18 15 21, इनका एचसीएफ क्या है, 3, ठीक है। दिस इज 3 6 जा, 3 5 जा, 3 7 जा। तो एचसीएफ या तो सबसे छोटा नंबर है उससे भी छोटा होगा, या 15, जैसे यहाँ पे 15 है तो 15 ही होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इज आइदर लेस देन और इक्वल टू द लोएस्ट नंबर। और इन एचसीएफ वी टेक ओनली कॉमन फैक्टर्स एंड देयर मिनिमम पावर, मिनिमम पावर। जैसे कि 135 क्या आया था, 3³ × 5, और 225 क्या आया था, 3² × 5², है ना। वो मेथड तो होता है ना, हमने वो सर्कल्स लगाए कि 3 3 3 फिर लिख लिया। अब मैं कहूंगी 3 कॉमन फैक्टर दिख रहा है दोनों में, इनकी मिनिमम पावर क्या है, 2। 5 कॉमन फैक्टर दिख रहा है, इनकी मिनिमम पावर क्या है, 1। ये केस स्टडी में क्वेश्चन बनकर आया था एक बार, केस स्टडी एमसीक्यू बोल सकते हो। बताओ कैसे। आपको नंबर दिया हुआ है, लेट मी से ए इज सम नंबर 3 की पावर p एंड 5 की पावर q एंड 7 की पावर r, और लिखा है p इज लेस देन q इज लेस देन r। और b में दिया हुआ है वही 3 5 7, और रैंडमली मैंने लिख दिया यहाँ पे q, यहाँ पे r और यहाँ पे p। अब बताओ इनका एचसीएफ क्या होगा। ऑब्वियसली 3 होगा। यहाँ पे चलो मैं अगर मैं 17 भी लिख देती हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली 3 होगा।
3 की पावर p लिखोगे या q लिखोगे? छोटी लिखनी है। छोटा कौन है? q, क्योंकि q तो बड़ा है। p इज लेस देन q इज लेस देन r, p आ गया ना। अब 5 की पावर q लिखोगे r लिखोगे? q और r में कौन सा बड़ा है? बड़ा है r, छोटा है q। अब यहाँ पे 7, r लिखोगे p लिखोगे? p लिखोगे। ठीक है। तो ये चीज एक बार ना केस स्टडी में या 1 मार्क क्वेश्चन कोई दिखा था ऐसा, जहां पे ये चीज लिखनी थी, तो मुझे लगा था कि मैं आपको ये मैं ओरली बताती थी, आज मैंने लिखवा दिया है इसको। ठीक है, वी टेक ऑल द कॉमन फैक्टर्स एंड देयर मिनिमम पावर। 17 के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि यहां पर नहीं है। ठीक है, एलसीएम में सारे फैक्टर्स और मैक्सिमम पावर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इन एचसीएफ वी टेक ऑल द कॉमन फैक्टर्स एंड देयर मिनिमम पावर। सबसे छोटी वाली पावर जो है ना, लीस्ट पावर, वो लेनी है। अब इसी के साथ एलसीएम के सारे देख लेंगे। ठीक है, एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल, लिख लो, बाय गिवन नंबर्स, इज लीस्ट अमंग ऑल द मल्टीपल्स। ठीक है, 3, 6 और 9 का एलसीएम निकालने को कहा जाता है। तो मैं 3 का टेबल लिखती हूँ, 3, 6, 9, 12, 15, 18 सो ऑन, 6, 12, 18 सो ऑन, 9, 18 सो ऑन। तो इन तीनों में जो कॉमन मल्टीपल आया है वो है 18, और वो सबसे छोटा मल्टीपल है। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 36। फिर कौन सा आएगा? 54। तो जो मल्टीपल्स ऑफ एलसीएम है ना, वो है फैमिली ऑफ नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय द गिवन 3 नंबर्स। कि 3, 6, 9 से सबसे छोटा नंबर डिविजिबल होने वाला 18 है। इसके बाद भी कोई नंबर होगा? बिल्कुल होगा। वो कौन सा है? वो 18 का आगे मल्टीपल, 18 2 36। इसके बाद नंबर कौन सा होगा? 18 3 54। बात समझ में आ गई? तो आपको निकालते हैं ना, फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, 6, 9। तो वहां पर हम यही चीज यूज करते हैं कि हम 18 के मल्टीपल्स को ढूंढ रहे हैं। 5 डिजिट में लार्जेस्ट 18 का मल्टीपल ढूंढना चाहते हैं। समझ में आ गई बात है? ठीक है ना, राइट। तो इस लीस्ट अमंग ऑल द मल्टीपल्स। नेक्स्ट लिखो, जैसे एचसीएफ हमेशा छोटा होता है और इक्वल होता है ना, एलसीएम क्या होगा? विल बी ईदर इक्वल टू और हाई, और एलसीएम इज ईदर इक्वल टू और मोर देन द लार्जेस्ट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3, 6, 18 में एलसीएम क्या है बच्चों? 18 है ना, ये एलसीएम 18 है। लेकिन 3, 6, 9 में एलसीएम क्या था? तो एलसीएम या तो सबसे बड़े नंबर के इक्वल होगा या उससे भी बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ 9 से 18 बड़ा है, यहाँ 18 है तो वो 18 ही। ठीक है, पर एलसीएम यहाँ पर 6 नहीं हो सकता, एलसीएम 12 नहीं हो सकता। आप मुझे यहाँ पर कहो कि नहीं जी एलसीएम तो 6 आ रहा है, तो मैं नहीं मानूंगी आपकी बात। यहाँ पर आप मुझे कहो एलसीएम 12 आ रहा है, तो मैं आपकी बात को नहीं मानूंगी। वो आपके लिए पता है कि वो गलत ही है। ठीक है, इज आइदर इक्वल टू। नेक्स्ट लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? फोर्थ, एलसीएम। इन एलसीएम वी टेक ऑल द फैक्टर्स, we take all the factors and their highest power. We take all the factors and their highest power. ठीक है, अभी एक करते हैं ऐसा। इसके बाद क्वेश्चंस पे आऊंगी, आपको बुक के क्वेश्चन थोड़े बहुत करवाऊंगी। अब हम क्या करेंगे, आपको ना एचसीएफ और एलसीएम निकालना है फॉर 336 एंड 54। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 336 एंड 54। सो 336 को मैंने फैक्टराइज किया 54। अच्छा, जो ये कॉमन लिखते हो ना नंबर्स, समटाइम्स ऐसे लिखते हो ना कॉमन, इससे क्या निकलता है? इससे एलसीएम निकलता है। ठीक है, जब कॉमन दोनों को लिख के डिवाइड नहीं करते हो, इकट्ठा लिख देते हो 3 4 नंबर्स को।
इसको फिर तुम 2 से डिवाइड करते हो और फिर लिखते हो कि ये भी डिवाइड हो गया, ये 27 आ गया, और ये कितना आया 168। फिर 2 से करते हो, ये तो 27 लिख लिया, दिस विल बी 84। फिर 2 से करते हो, ये 27 आ गया, तो दिस विल बी 42। याद है कि नहीं है? नहीं करवाया हुआ है? ये कॉमन फैक्टर्स है तो एलसीएम निकलता है, इससे एचसीएफ नहीं निकलेगा। इस चीज को आप एचसीएफ में नहीं यूज कर सकते, एचसीएफ के लिए आपको अलग से फैक्टराइज ही करना हो। ठीक है, तो यहां से फिर से 2 से किया, फिर 27 और 21, फिर 3 से किया, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 7। फिर आई डू 3, फिर यहाँ पे 7, तो ये 1 आ गया, फिर मैं 7 से कर दूंगी। तो 2 into 2 into 2 into 2 टू पावर 4, 3 raised to power 4 into 7 raised to power 1 इज द एलसीएम। ठीक है, ये एलसीएम निकलता है, पर हमें क्या करना है, आपको अलग अलग फैक्टराइज करना है। और कभी कभी क्वेश्चन तो ऐसे डायरेक्ट आया हुआ है कि सिर्फ फैक्टराइज करके आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ही आया हुआ है। तो मैंने इसको पहले 2 से डिवाइड किया, सो दिस इज 1 6, नॉट 1 16 32 एंड 8। फिर इसको 2 से किया 84, फिर इसको 2 से किया 42, फिर 2 से किया 21। सो आई कैन राइट 336 एज 2 raised to power 4 into 3 raised to power 1 into 7 raised to power 1। यहाँ 2 से किया 27, 3 से किया 9, 3 से किया 3, सो 54 इज 2 into 3 क्यूब। अब मुझे एचसीएफ निकालना है, तो कॉमन फैक्टर 2 है, मिनिमम पार है 1। कॉमन फैक्टर 3 है और मिनिमम पार है 1। ठीक है, एलसीएम निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 7 चाहे एक में है फिर भी उसको लिखना है, और उसकी पावर जितनी है वो, मैं 7 स्क्वायर नहीं लिख दूंगी यहाँ पे, आई विल राइट जस्ट 7, क्योंकि मिनिमम पार जो उसकी पार दोनों में एग्जिस्ट करती है वो लिखनी है। ठीक है, तो एलसीएम इज 2 raised to power 4, 3 क्यूब 7 raised to power 1। क्लियर हो गया ये? राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कॉमन आपने सबकी लिखनी है, लिखो, लिखो, दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी है, HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। HCF हमेशा LCM को डिवाइड करेगा ही करेगा। तुमने सारे कॉमन फैक्टर्स ले लिए, फिर एक मल्टीपल बड़ा सा निकाल दिया, तो HCF को तो LCM को डिवाइड करना ही करना है। ठीक है, HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर, HCF ऑलवेज डिवाइड्स LCM। इसकी एप्लीकेशन भी है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखोगे फॉर, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर 2 नंबर्स A and B, फॉर एनी 2 नंबर्स A and B। और ये 2 नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, कल 3 में आप फॉर्मूला लगाओगे बिल्कुल नहीं लगेगा। For 2 numbers A and B, HCF multiplied by LCM is equal to product of 2 numbers। ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ना, फाइंड द HCF एंड LCM, तो यही करते हैं, वेरीफाई। ठीक है, या लिखते हैं फाइंड द, प्राइम फैक्टराइज करो द 2 नंबर्स, फाइंड द HCF और लिखेंगे हेंस फाइंड LCM। वो हेंस फाइंड LCM का मतलब है आपको ये फॉर्मूला लगा, नहीं तो ये वेरीफाई करके आना ही आना है वहां। ठीक है, जब आपको फाइंड HCF LCM कह दिया ना, तो मैं इस चीज को वेरीफाई करना ही करना है। फॉर 2 numbers A and B, HCF into LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers A into B। ये बहुत जरूरी चीज है, इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा, इस पे क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, 3 नंबर्स का भी ना आपके बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 9 पे देखोगे ना, तो यहाँ पे 3 नंबर्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। पेज नंबर 9 ओपन करोगे, जो ब्लू सा एक बॉक्स बना है, नोट टू द रीडर, HCF of PQR into LCM of PQR is not equal to P into Q into R। HCF of PQR into LCM of PQR is not equal to P into Q into R, लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ, इसको अंडरलाइन भी चाहे कर लेना, याद रखना बुक में कि 2 नंबर्स के लिए प्रोडक्ट सही है, 3 के लिए नहीं सही है, लास्ट में बेटा बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, वेयर PQR पॉजिटिव इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स है, मतलब कोई भी नंबर्स है। अब इन्होंने ना यहाँ पर, ये कभी देखो आज तक तो नहीं आया पेपर में, सिर्फ पढ़ा रही हूँ क्योंकि ना अभी ये इसको हाईलाइट से करना शुरू कर दिया, 1-2 जगह ना मैंने देखा इसको हाईलाइट किया है, अभी जो नोट्स लेटेस्ट सबके पास आ रहे हैं। 3 नंबर्स का LCM निकालना है ना, PQR,
तो P इंटू क्यू इंटू आर मतलब तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, उनको उनके HCF से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दो दो के HCF से उसको डिवाइड कर दिया एलसीएम निकालने के लिए। अब एलसीएम HCF में क्या होगा, PQR लिया, HCF निकाल रहे हो ना तो सबके एलसीएम ले रहे हो, PQR लेके एलसीएम ले लिया PQR का, और फिर सबके एलसीएम से दो दो के ग्रुप से डिवाइड कर दिया। आज तक नहीं आया है, सिर्फ आपको एक रेफरेंस बेस करवा रही हूँ कि कभी बुक खोलोगे ध्यान दोगे तो मे भी तीन चार बार में कुछ समझ में आए। ठीक है, हमारे पास अब क्वेश्चन होगा आपकी बुक का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक तो लिखा है ना, कंसिडर 4 raised to power n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, एग्जाम्पल में है ना, एग्जाम्पल 1, consider 4 raised to power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4n ends with digit 0. ठीक है, इसका मतलब है कहते हैं 4 रेज टू पावर कोई भी नंबर क्या किसी n के लिए 0 में एंड करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए प्रूफ होता है और हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ही प्रूफ करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक उसको यूज करके प्रूफ करते हैं। मैं आपको ना एक का प्रूफ लिखवाऊंगी, आपने जैसे वैसे नंबर्स रिप्लेस किए तो वैसे ही करोगे। ठीक है, तो लिखो, टू प्रूव 4 raised to power n cannot end with 0 for any number n. To prove या स्क्वायर रूट टू आएगा, स्क्वायर रूट थ्री, 7 + √3, 7 + √2 ऐसा आएगा, या फिर ना तीन सेट्स होते हैं ना, तो एक में √3 दे दिया, एक में ये दे दिया। ठीक है, तो टू प्रूव 4 raised to power n cannot end with 0 for any नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ n, या कोई भी नेचुरल नंबर कह दें नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो हम इसमें एज्यूम करेंगे, इसका सॉल्यूशन है, लेट अस एज्यूम 4 raised to power n ends with 0 for some non-negative value of n। हम अगर नेगेटिव 1/0 हो जाता है ना, 1/9, जैसे कि आपने अगर मान लो 1/2 लिखा तो 0.50 है ना, तो वो चीज हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो एक्सपोनेंट्स में नहीं आता, मतलब वो फिर ऐसे नंबर्स में आता, नहीं नेगेटिव में नहीं आएगा। तुम्हें भी यही करना है, तुमने लॉगरिथम्स नहीं किया हुआ इसलिए। लेट अस अज्यूम 4 raised to power n ends with 0, हमने assumption ले ली। ठीक है, तो 4 raised to power n, दिस implies end with 0 करना है, तो दिस implies 4 raised to power n is divisible by 10। ठीक है, अब 10 को फैक्टराइज किया तो होता है 2:5। दिस मीन्स प्राइम factorization of 4 should have both 2 and 5। फिर 4 को फैक्टराइज करके दिखा दो, इसमें तो 2 × 2 आ रहा है। ठीक है, विच इंप्लाइज 4 raised to power n is 2 × 2 whole raised to power n। ठीक है, अब लिखेंगे एज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 हैज ओनली 2 एज प्राइम factorization of 4 has only 2, therefore by fundamental theorem of arithmetic 4 raised to power n cannot end with 0 for any value of it। ठीक है, ये सबसे मतलब एक एक्सक्लूसिव सा प्रूफ है। ठीक है,
नॉन नेगेटिव लिख दिया, या फिर हम नेचुरल नंबर लिख दें, होल नंबर लिख दें, वो सब रहेगा। ठीक है। बस एक केस होता है कि अगर मैंने कहा 4 raised to power n एंड्स विद 1, 4 raised to power n जो है ना, वो उसमें यूनिट्स प्लेस में 1 आ रहा है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? दिमाग लगाओ। पेपर में तुम्हें क्या हो जाता है ना, यहाँ दिमाग चला ना, 4 raised to power 0, किसी भी नंबर की पावर 0 रखोगे तो 1 आएगा ना। ये एक बार ये हमारे एमसीक्यूज में क्वेश्चन था, आपको लिखा है कि 4 raised to power n इज इक्वल एंड्स इन 1, सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ, तो वहां पे 2 4 0 सब कुछ दिया हुआ है, तो आपने क्या लिखना था, 0 मार्क करना, एंड्स इन 1, यूनिट्स प्लेस। देयर इज अ नंबर 4 raised to power n सच दैट द यूनिट्स प्लेस ऑफ 4 raised to power n इज 1। एमसीक्यू है तुम्हारी 10th क्लास का ही, तुम्हारे वाले पेपर नहीं, किसी और शायद पेपर रीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ n, तो आपने क्या लिखना है, 0। बाकी कभी भी 1 नहीं आएगा, कि वो इवन नंबर है। ठीक है। 4 raised to power n जो 4 है, इवन नंबर है, तो उसमें यूनिट प्लेस 1 नहीं आएगी कभी भी। राइट, ये समझ में आ गया। तो ये प्रूफ अगर कल 9 raised to power n को कहा जाए तो लिख सकते हो। बस फर्क क्या होगा, यहाँ 4 है ना, यहाँ 2 into 2 लिखा है, 1 9 होगा तो 3 into 3 लिख दोगे, तो इट हैज ओनली 3, इट डजेंट हैव 2 and 5। ठीक है, तो सारा कुछ ऐसे ही सेम टू सेम वही लिखना है। तो ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन पेपर में आता है। अब आओ, आपके पास एग्जाम्पल 2 होगा। देखो लिखा हुआ है ना, फाइंड द एचसीएफ। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, 22 23 में। नंबर मैं बता दूंगी कौन से दिए थे। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बस नंबर चेंज किए हुए थे, नंबर वॉज 1818 कुछ ऐसे करके दिया हुआ था। ठीक है। एंड फिर कहा है हेंस फाइंड एलसीएम। तो इसमें ना, टेबल बना के दिखाना। हाँ, 3 नंबर में मार्क्स तो वही स्टेप्स के ही मिलेंगे ना फिर। तो आपने 96 को इस तरह से फैक्टराइज करना है, 404 को इस तरह से फैक्टराइज करना है। मैं आपको वो भी क्वेश्चन बता देती हूँ जो पेपर में आया था ना। प्राइम फैक्टराइजेशन होगी इसकी। हुई कि नहीं? 96 को लिखा होगा, 48 टू जा होता है ना, तो 2 raised to power 5 into 3, 32 थ्री जा। ठीक है। और 404 क्या होगा, 2 square into 101, है ना। 2 raised to power 5, 2 square into 101। अब यहां से अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो आई विल टेक द कॉमन फैक्टर विच इज 2 और उनकी मिनिमम पावर जो कि है 2। तो क्या हो गया एचसीएफ? ठीक है ना, एचसीएफ 4 आ गया। अब उसने कहा है ना हेंस फाइंड एलसीएम, तो एलसीएम आपने इससे नहीं निकालना, आपने क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ लिखोगे 96 into 404 इज 4 into एलसीएम, और फिर हम निकाल देंगे इनका एलसीएम।
इस वाले मेथड से निकालना है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अपने एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ ना, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 120। ये कर लो सॉल्व। ठीक है, ये वाला कर सकते हो, एग्जाम्पल 3 यही दिया हुआ ना बुक में, ये कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, और देखो क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद वर्कशीट पे ही आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5, ये देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 भी प्रूफ है, मैं लिखवाती हूँ, बट फर्स्ट लेट मी फाइंड दैट जो हमारे पेपर में क्वेश्चन आया था। तो पूरा फोल्डर डाउनलोड। फोल्डर ही पूरा डिलीट हो गया। दिस इज 20। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी प्रूफ है, ये भी प्रूफ में आ जाता है। मतलब ये होता है 3 सेट्स है ना, एक में √3 आ गया, एक में वो 4n आ गया, और एक में आ जाएगा वाई दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करवाओ आप। एग्जाम्पल नंबर 4 तो हो ही जाएगा ना, क्वेश्चन 4 5 हो जाएंगे आपकी एक्सरसाइज के। कल मैं आपको वर्कशीट शेयर कर दूंगी मंडे को, और वर्कशीट से ही अब हमें काम करना है सारा। ठीक है, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई। और मुझे ना इसमें सीरीज नहीं याद है कौन सी थी तुम्हारी, 4 थी। ये तुम्हारा क्वेश्चन कल करवाया था ना तुम्हें, याद है? यही वाला था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले लिखना है, ये तो मैं करवाई थी। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बोलती थी इसमें। ये सीरीज कौन सी है, 2 है ना। ये 3 बेल्स है, हाँ। देखो ये क्वेश्चन नंबर 28 दिख रहा है ना, फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द एलसीएम। लिखो। ठीक है, आपके पास नंबर्स थे, टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। लिखो, टू फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम ऑफ, ये 23 के पेपर में क्वेश्चन है हमारे पास। 18180 7575, नंबर ऑफ 18180 एंड 7575, ऑल्सो फाइंड देयर एचसीएफ। 3 मार्क्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसका मतलब इसमें टेक्निक है, मेथड है जो फॉलो करना है। आपने पहले एलसीएम निकाला, 18180 को फैक्टराइज किया, 7575 को फैक्टराइज किया, एलसीएम निकाला, द कॉमन फैक्टर्स एंड देयर मैक्सिमम पावर। फिर आप करोगे एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट। समझ में आ गया? डायरेक्टली यहीं से एचसीएफ मत निकाल देना, प्राइम फैक्टराइजेशन से मार्क्स नहीं मिलेंगे। और यहां पर इसकी फैक्टराइजेशन आपको शो भी करनी है, क्योंकि जो आंसर शीट टॉपर की आंसर शीट निकली थी उसमें ऐसे शो की गई थी। ठीक है ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन रफ में नहीं लिखना है आपको, इसे शो करना हो।
चलो नेक्स्ट करवाऊं इसमें अब। हो गया ये? हो जाएगा? यही आती है। 18180 इज 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 एंड 101। कुछ ऐसे ही है, 90900 है ना, कुछ ऐसा ही है। समझ में आ गया बच्चे सबको? एलसीएम जो मेरे पास आया है वो है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 101। ठीक है। तो आपने अब क्या करना था, इनको सॉल्व करना है। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 101 इंटू HCF इज इक्वल टू, पहले तो तुम्हारा ये नंबर कट जाता है, यहाँ 75 आ जाएगा, फिर 75 कैंसिल हो जाएगा तो तुम्हारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो हमेशा इस वाले फॉर्मूला से ही सॉल्व करना। क्लियर हो? एलसीएम या तो पहले एलसीएम निकालना होगा या HCF निकालना होगा, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करना। दोनों में से एक लगाकर दूसरी बार हमें फॉर्मूला ही लगाना है। बात समझ में आ गई सबकी? ठीक है। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं प्रूफ वाला क्वेश्चन, फिर कल से वर्कशीट ही स्टार्ट कर लेंगे अपनी, जिसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 + 13 विल बी अ कॉम्पोजिट नंबर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर आंसर को फैक्टराइज करके दिखाना है कॉम्पोजिट नंबर कैसे है। तो इसमें विदाउट सॉल्विंग हमें करना है। हम क्या करते हैं, देखो दो नंबर्स दिए हुए हैं, बीच में प्लस है, विच इज सेइंग कि 2 into 3 + 1 किया। मैंने कहा ना, मैंने अगर 6 लिखा है तो मुझे नहीं पता होगा 6 + 1 7 इज अ कॉम्पोजिट नंबर और अ प्राइम नंबर। देर इज नो रूल फॉर मी टू एस्टैब्लिश। एक रूल होता है कि हर प्राइम नंबर को ना आपने प्राइम नंबर्स की लिस्ट बनाई है, 6 के मल्टीपल में +1 या -1 लिख सकते हो, 2 3 को छोड़कर। 2 3 को छोड़ दो। एवरी प्राइम नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6n + 1 6n - 1। ठीक है ना? देर आर वेरियस वेज टू फाइंड आउट, है ना। जैसे आपने 47 लिखा तो 48 -1 होता है। 23 लिखा तो 24 -1 है। ठीक है। 31 लिखा तो 30 + 1 है। राइट। लेकिन हर एक नंबर इस फॉर्म में लिखा होगा और वो प्राइम हो जरूरी नहीं है, एक्सेप्शंस है, जैसे कि 49, 48 + 1। 48 - 1 प्राइम है लेकिन 48 + 1 प्राइम नहीं है। तो प्राइम नंबर्स को निकालने का ना कोई मेरे पास श्योर शॉर्ट फॉर्मूला अब तक नहीं आया है कि नहीं जी इससे पता कर लोगे, कोई भी नंबर चेक कर लो प्राइम पता लग जाएगा, कॉम्पोजिट पता लग जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर मुझे बताया गया कि एक हमने 3 नंबर मल्टीप्लाई किए, उसमें 13 ऐड किया। इनको ऐड करने के बाद ये प्राइम बनता है या कॉम्पोजिट, वो आपको बताना है। ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करने बैठोगे, दोनों में कॉमन देखना। 13 आ गया तो यहां क्या बन जाएगा, 11 into 7 + 1 हो गया। मतलब एक फैक्टर 13 है और दूसरा फैक्टर कोई और नंबर है ना। सो दिस हैज फैक्टर्स अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है। अगर आपको कहेंगे कि चेक करो कॉम्पोजिट है कि नहीं है, तो आपने इसको एज प्राइम फैक्टराइजेशन दो नंबर्स का ऐसे मतलब कॉमन करके कुछ लिख लिया और यहां लिख देंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्योंकि उसने कहा था कॉम्पोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो मैंने एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स ही एक्सप्रेस किया ना। यहां आप 78 भी बनकर आए तो उसको भी तो आप फैक्टराइज कर सकते हो। वो हमें करना नहीं है, बस बता दिया हमने कि बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक द गिवन नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर। जैसे कि मुझे दिया है 7 into 6 into 5 4 into 3 into 2 into 1 + 5। तो ये नहीं इसको मल्टीप्लाई करने बैठे, दोनों में 5 कॉमन है, मैंने 5 कॉमन बाहर निकाल दिया, तो ये बन गया 7 into 6 into 4 into 3 into 2 + 1।
That means this is product of two different factors. So by fundamental theorem of arithmetic जो कहती है every composite number can be expressed as product of primes, that order is not important. ठीक है, factorization unique है, except the order, therefore the given number is a composite number. बस ये एक नंबर का अगर लिखने आएगा तो लिख देना है. इन सब की पूरी कैलकुलेशन कर ली, फिर उसके बाद उसको फैक्टराइज. पता नहीं, आज तक तो नहीं कर. वो भी कर सकते हो, अगर स्कूल में कह दिया तो वैसे कर दो. मे भी कोई नया उनकी रूलिंग आई हो या नया कुछ आया हो कि करवाओ, पर आज तक ऐसा नहीं कहा था. उसने कहा एक्सप्लेन बाय. एक्सप्लेन बाय में हम ये लिखते थे कि बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ठीक है ना, वरना होता शो दैट. ठीक है, पर अगर स्कूल में वैसे कहा है तो वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो. इतना क्लियर हो गया? ठीक है, चलो बाकी कल करेंगे. मैं आपको वर्कशीट भेज देती हूँ. कल मंडे तक प्रिंट आउट्स वगैरह कर लेना. और कल तुम 11:30 आ रही हो मेरे पास. ठीक है, जाओ.